नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 9 मई 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज। नवरत्नालु पेलंदारकी इलू किस राज्य की योजना है? किस शहर में रेडियो कक्षा प्रज्ञा की शुरुआत की गई? एशियाई युवा खेल 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? फिलिप वारेन एंडरसन जिनका निधन हुआ किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं? और श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन ऑफ गॉडेस इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। नव रत्नालु इलू प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने और इसके अंतर्गत राज्य के जो गरीब लोग हैं उनको 1 रुपए में जमीन दी गई है जिससे वे अपना घर बना सकें। रेडियो कक्षा प्रज्ञा की शुरुआत की गई है असम के गुवाहाटी शहर में। कहाँ पर? गुवाहाटी शहर में। और यहाँ पर क्लास 1 से लेकर के 8 तक के जो छात्र हैं उनके लिए रेडियो पर कक्षाएं चलाई जाएंगी। एशियाई यूथ गेम्स की बात करते हैं 2021 वाले, तो इसका आयोजन होगा चीन के सेंतो शहर में। कहाँ पर? चीन के सेंतो शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। कुछ अन्य यूथ गेम्स भी हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो अभी टाला गया है जो कि है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल युवा खेल, और ये आयोजित किया जाएगा ट्रिनाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट स्पेन में। इसके अलावा 2022 में होगा हमारा समर यूथ ओलंपिक गेम्स जो कि सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित किया जाएगा। और 2024 में हमारा आयोजित किया जाएगा विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स और इसका आयोजन होगा दक्षिण कोरिया के गैंगवान शहर में। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। फिलिप वारेन एंडरसन, इन्हें मिला था भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार और ये शायद मिला था 1977 में। तो ईयर आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भौतिक विज्ञान में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन ऑफ गॉडेस इस पुस्तक को लिखा है सत्यार्थ नायक ने। सत्यार्थ नायक के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन ऑफ गॉडेस। किसके द्वारा सेफ प्लस ऋण योजना की घोषणा की गई? डेमोक्रेटिक दल से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन है? बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? IGOT यानी कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के किस पोर्टल पर लॉन्च की गई? और विजडन क्रिकेटर अल्मनैक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो सेफ प्लस ऋण योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दिया जाएगा सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लखनऊ में और इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इन्हीं के द्वारा सेफ प्लस ऋण योजना की घोषणा की गई है। डेमोक्रेटिक दल, तो यहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। इनका नाम है जो बिडेन। क्या नाम है? जो बिडेन इनका नाम है। और वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार कौन होंगे, तो वो होंगे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है भानु प्रताप वर्मा। क्या नाम है? भानु प्रताप वर्मा। और अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्य हैं इन सभी का जो कार्यकाल है उसे 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब एक हमारा होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो और एक हमारा क्या होता है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वह हैं SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार। तो दोनों में आपको गलती नहीं करनी है, बैंक बोर्ड ब्यूरो अलग है और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अलग है। IGOT मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल के ऊपर लॉन्च किया गया और यहाँ पर कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग कौन देगा? तो ये देगा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। विजडन क्रिकेटर अल्मनैक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है एलिस पेरी को। किसे? एलिस पेरी को। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ICC जो अपना वर्ष का सर्वोच्च पुरस्कार देता है उसमें पुरुषों के लिए पुरस्कृत किया गया था बेन स्टोक्स को और इसे हम सर गैरीफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। और ICC के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था वह भी मिला था एलिस पेरी को। एलिस पेरी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और जो महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम होता है रचेल हे हू फ्लिंट अवार्ड।
तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जियो फेंसिंग ऐप का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? रेमडेसिविर किस बीमारी की दवा है? गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार डिजिटल कौशल में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेमो 2 मिशन किस एजेंसी का मिशन है? और एन कामाकोडी किस बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए? तो जियो फेंसिंग ऐप की बात करते हैं तो इसका उपयोग करने वाला पहला राज्य है केरल। कौन सा राज्य? केरल है इसका उपयोग करने वाला। रेमडेसिविर की बात करते हैं तो यह दवा है इबोला डिसीज के बारे में आपने सुना होगा, जो कि अफ्रीकी देशों में फैला हुआ था। तो उस समय इसके लिए दवा बनाई गई थी रेमडेसिविर, और वर्तमान में यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए रेमडेसिविर दवा के प्रयोग को मंजूरी दे दी है। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार डिजिटल कौशल में शीर्ष स्थान पर रहा था अपना देश भारत, उसके बाद में था यूके और फिर था यूएसए। और जारी किसने किया था? तो गार्टनर नाम की संस्था के द्वारा इसे जारी किया गया था। डेमो 2 मिशन, तो ये मिशन है स्पेस एक्स एजेंसी का, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो स्पेस एक्स के द्वारा नासा के 2 एस्ट्रोनॉट हैं जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा इसी महीने, यानी कि मई के महीने में। एन कामाकोडी ये नए एमडी और सीईओ बन गए हैं सिटी यूनियन बैंक के। किसके? सिटी यूनियन बैंक के, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये रहा हमारा क्विज। कितने आपने सही किए वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए वुहान वायरस के बारे में जान लेते हैं। दुनिया में इस समय तक लगभग 40 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2,74,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ इस वायरस के कारण हो चुकी है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में, तो यूएसए में 13 लाख से ज़्यादा नए मामले आ चुके हैं और यहाँ पर 77,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। स्पेन है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पे। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। तो भारत में इस समय जो संक्रमित व्यक्तियों का मामला है वह रोज 3,000 से ज़्यादा लगभग बढ़ रहा है। यहाँ पर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं 1985 लोगों की डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है जहाँ पर 19,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। गुजरात है दूसरे और दिल्ली है तीसरे स्थान पे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। इस वर्ष मेरा टारगेट है कि हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक जरूर पहुंचे, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर किया करें। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पर आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सभी टॉपिक के ऊपर क्विज भी दे सकते हैं और पीडीएफ को भी यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस व रेड क्रिसेंट दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट की, तो इसकी शुरुआत 9 फरवरी 1863 को हुई थी और इसकी स्थापना की थी हेनरी डुनैंट ने। तो हेनरी डुनैंट का जन्मदिन होता है 8 मई को और इसीलिए इनको श्रद्धांजलि देने के लिए और पूरी दुनिया में मानवतावादी विचार को फैलाने के लिए यह दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा जिनेवा में। और इस संस्था के बारे में जो सबसे जरूरी चीज आपको याद रखनी है कि इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति के क्षेत्र में, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसके अलावा हेनरी डुनैंट को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1901 में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया, यानी कि इसे लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे परिवार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नाम से ही समझ सकते हैं, इसका नाम ही रखा गया है आयुष संजीवनी। तो जो भी कोविड-19 के हमारे मरीज हैं उनके उपचार के लिए अब आयुष और आयुर्वेद पर आधारित पद्धतियों के ऊपर इस ऐप के माध्यम से शोध किया जाएगा। और आयुष मंत्री कौन है? तो श्रीपद येस्सो नायक आयुष मंत्री हैं। आयुष एक हमारा होता है शॉर्ट फॉर्म। आयुष का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसके कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो यहाँ पर बढ़ाया गया है अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये सद्भावना एम्बेसडर होते क्या है? तो जो भी हमारे इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं तो उनके प्रोग्राम को ये पूरी दुनिया में प्रसारित करते हैं और इन्हीं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा फंड को भी इकट्ठा किया जाता है। दिया मिर्जा 2017 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत बनी थी और बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन कैंपेन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा भी लिया था। अब 2022 तक के लिए एक बार फिर से ये सद्भावना राजदूत बन गई हैं। यूनेप की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में और डेनमार्क की इंगर एंडरसन इसकी कार्यकारी निदेशक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया मिर्जा को। प्रत्येक वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा थैलेसीमिया के बारे में। तो यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, यानी कि अगर आपके मम्मी या पापा को यह रोग है तो ऐसी संभावना है कि आप भी इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। और थैलेसीमिया डिसीज में होता क्या है? तो इस डिसीज में जो हमारे ब्लड सेल होते हैं, इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होती है, उसकी शरीर में कमी हो जाती है। तो थैलेसीमिया रोग का रोकथाम किस प्रकार से किया जाए, इसके उपाय, संक्रमण से बचने और टीकाकरण के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम इसकी काफ़ी बड़ी है, आएगी नहीं परीक्षा में, लेकिन आप एक बार पढ़ सकते हैं। द डॉनिंग ऑफ ए न्यू इरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। तो ये है इसकी थीम। किस देश ने अपने नए रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B इसका परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है चीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चीन में एक है हैनान द्वीप। हैनान द्वीप पर इनकी लॉन्च साइट है जिसका नाम है बेंचोंग। तो यहाँ से इन्होंने अपने इस रॉकेट का परीक्षण किया है। चीन की स्पेस एजेंसी की बात करते हैं तो इसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और इस रॉकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी शक्तिशाली रॉकेट है ये, जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट होता है लगभग 600 किलोमीटर तक। इसमें यह रॉकेट 25,000 किलोग्राम पेलोड को ले जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे जो हमारे पास है GSLV मार्क 3 जिसे हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं, वह अधिकतम 8,000 किलोग्राम पेलोड ले करके जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। चीन के द्वारा अभी एक नई डिजिटल करेंसी की भी घोषणा की गई है, यानी कि इन्होंने इसका ट्रायल शुरू किया है 4 शहरों में और इन्होंने अपने पहले मार्स मिशन की भी घोषणा की है। मार्स मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है तियानचेन 1। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी राष्ट्रपति तो यहाँ के हैं, क्या नाम है उनका, शी जिनपिंग, और यहाँ की मुद्रा है रेन मिनमी। भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया? यानी कि कब बारिश होगी, कब मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में पूर्वानुमान हमारे देश में करता है भारतीय मौसम विभाग। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इसने गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद इन दोनों क्षेत्रों को भी अपने मौसम पूर्वानुमान की सूची में शामिल किया है। तो यहाँ पर अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें साफ साफ मेंशन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद। तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान की, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा है जम्मू कश्मीर, ये हमारा वैसे पूरा है, लेकिन इसके बहुत सारे एरिया पे पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर रखा है। तो ये आपका आता है यहाँ से लेकर के ये ऊपर वाला जो है इसे हम लोग कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, और यहाँ का जो रीजन है इसे हम लोग कहते हैं मुजफ्फराबाद, और इसे पाकिस्तान के द्वारा कहा जाता है आज़ाद कश्मीर। तो अब भारतीय मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया है, लेकिन अक्सई चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, अक्सई चीन के ऊपर चीन का वर्तमान में कब्जा है। बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की, तो इन्होंने अभी हिंद महासागर, उसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो भी चक्रवात हैं आगामी, उनकी लिस्ट जारी की है और इसमें इनकी संख्या 169 और कुल मिलाकर के 13 देश इसमें शामिल हैं।
इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, जिन्हें हम लोग साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर कह क्या रहा है प्रश्न, आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित होता है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है तो फिर उसे सांस लेने में दिक्कत आती है, और जब उसे सांस लेने में दिक्कत आती है तो उसके लिए आवश्यकता होती है वेंटिलेटर की। तो अब उत्तर प्रदेश, जिसमें भारत में सर्वाधिक जिले हैं, इसने अपने सभी जिलों में वेंटिलेटर की व्यवस्था उपलब्ध करा दी है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होता है तो उसे वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सामुदायिक किचन को जियो टैग करने वाला, पूल परीक्षण की शुरुआत करने वाला, वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। राजधानी यहाँ की है लखनऊ में। यहाँ के वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की हैं गवर्नर। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय किया? तो ये निर्णय किया है यहाँ पर ईरान ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। देखिए, जब भी किसी देश में महंगाई हो जाती है तो वहाँ पे सरकार क्या करती है कि अपनी जो मुद्रा की वैल्यू होती है उसको कम कर देती है। तो यही काम किया है यहाँ पर ईरान ने। तो इन्होंने न केवल अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम किया है बल्कि इसका नाम भी बदल दिया है। तो अब इन्होंने रियाल से बदल करके इसका नाम कर दिया है तोमान। अगर हम बात करते हैं तोमान की तो यह एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा। और जैसे हमारे यहाँ मुख्य मुद्रा तो है रुपया, लेकिन इस रुपये में आपको पैसा भी मिलेगा। एक रुपये में होता है 100 पैसा, तो उसी प्रकार से एक तोमान में होगा 100 घेरन। ईरान की राजधानी आपको तेहरान में मिलेगी। राष्ट्रपति यहाँ के हसन रूहानी, और अभी ईरान के द्वारा अपने पहले सैन्य सैटेलाइट जिसका नाम है नूर, इसको भी लॉन्च किया गया है। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जो कि इंग्लैंड का एक क्रिकेट क्लब है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसके दूसरे कार्यकाल को बढ़ाए जाने की योजना है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं कुमार संगकारा, तो इन्हीं के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और कुमार संगकारा की बात करते हैं तो ये श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले संन्यास लिया था। तो 2019 में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के ये पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। तो ये प्रश्न ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कुमार संगकारा का नाम। और ग्रीम स्मिथ, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अभी नए निदेशक बन गए हैं, और टिम में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे, इन दोनों को पिछले वर्ष मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने अपना आजीवन मानद सदस्य भी बनाया था। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसे 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष किया है? तो ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो तमिलनाडु की सरकार ने ये कहा है कि 31 मई 2020 को जो भी हमारे राज्य के सरकारी कर्मचारी थे या फिर शिक्षक थे या फिर पब्लिक सेक्टर के जो उद्यम थे उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी थे, उन सभी का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले थे वे अब 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। इडापड्डी के पलानास्वामी यहाँ के हैं वर्तमान में सीएम, और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी तो यहाँ की है चेन्नई में। किस केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और बात करते हैं इस लिंक रोड की, तो आइए पहले थोड़ा सा मैप में जान लेते हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर, जो कि आता है चीन में। कहाँ पर? चीन में ये आता है। तो अभी तक अगर भारत के लोगों को इसकी यात्रा करनी होती थी तो वह लोग जाते थे सिक्किम में। यहाँ पर आपको मिलेगा नाथुला पास। नाथुला पास से होते हुए ये पहुँचते थे चीन के द्वारा बनाए रोड पर, और इसके माध्यम से फिर जाकर के पहुँचते थे कैलाश मानसरोवर पर। लेकिन आप देखेंगे यही हमारा है उत्तराखंड, और उत्तराखंड पे जो लिपू लेक पास है यहीं से अब एक रास्ता बनाया गया है जिससे भारत के लोग आसानी से पहुंच सकते हैं अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। और इसे बनाया किसने है? BRO ने इसका निर्माण किया है, यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिन्होंने अभी अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। और इनके द्वारा कोसोवल ब्रिज, जो कि पंजाब में है, और दापोरिजो ब्रिज,
जो कि सुबनसिरी नदी पर है अरुणाचल प्रदेश में, इसका भी निर्माण किया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू समुदाय के पायलट कौन बने? ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बन गए हैं राहुल देव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राहुल देव की बात करते हैं तो ये एक हिंदू समुदाय के थे और ये जनरल ड्यूटी पायलट अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और पिछले वर्ष सुमन कुमारी पाकिस्तान में पहली हिंदू न्यायाधीश भी बनी थी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान की राजधानी आपको इस्लामाबाद में मिलेगी और यहाँ के वर्तमान में पीएम है इमरान खान। भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? रुकिए थोड़ा सा, 1 मिनट। तो ये समझौता भारत ने किया है रूस देश के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर इस समझौते के बारे में। तो हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के साथ में बातचीत की और उसी के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यानी कि कोकिंग कोल जो होता है वह एक प्रकार का कच्चा कोयला होता है जिससे हम लोग शुद्ध कोयले को निकालते हैं। रूस की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको मॉस्को में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है रूबल। यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और यहाँ की पीएम है आंद्रे बेलेसियोव, जो कि एक्टिंग पीएम है, मतलब कार्यवाहक पीएम बने हुए हैं। वैसे यहाँ के पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार हम रूस से ही खरीदते हैं। और रूस के द्वारा अभी आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च की घोषणा की गई है और रूस ने अभी एक स्मारक पदक से सम्मानित किया है जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एससीओ और जो ब्रिक्स देश हैं उनके शिखर सम्मेलन का आयोजन भी 2020 में किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने किस सदस्य देश को $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की? तो ये घोषणा इन्होंने की है बांग्लादेश को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत सरकार के द्वारा जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है और एडीबी है, इनसे कुल मिलाकर के $6 बिलियन के ऋण की मांग की गई थी कोविड-19 के संदर्भ में, लेकिन एशियाई विकास बैंक के द्वारा $2.2 बिलियन पहले और बाद में $1.5 बिलियन देने की घोषणा की गई है। वहीं पर AIIB ने भारत को $500 मिलियन देने की घोषणा की है। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अध्यक्ष इसके हैं जापान के मसात्सुगु असाकावा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर एक सबसे रोचक आंकड़ा यह है कि जो हमारे गाँव में इंटरनेट यूज करने वाले लोग हैं उनकी संख्या हो गई है 227 मिलियन। दैट मीन्स 22.7 करोड़ लोग गांव में यूज करते हैं इंटरनेट और 20.5 करोड़ लोग शहरों में इंटरनेट का यूज करते हैं। तो चीन के बाद भारत सर्वाधिक उपयोगकर्ताओं में किस स्थान पे है? ये है दूसरे स्थान पे। राज्यों के मामले में दिल्ली है पहले स्थान पे, केरल है दूसरे स्थान पे। और एक रिपोर्ट आपको याद होगा जिसे लाया था cable.co.uk ने। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सबसे सस्ता डेटा आपको मिलेगा भारत में और सबसे महंगा डेटा आपको मिलेगा जिम्बाब्वे में। रोब गिब्स जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध निर्देशक, कहानीकार और लेखक थे। तो अब इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इनके द्वारा निर्देशित कुछ प्रमुख फिल्में भी हैं जैसे कि टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नीमो, इनसाइड आउट, इनक्रेडिबल 2। तो इन फिल्मों का डायरेक्शन भी इन्होंने किया था। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। मारा गया आतंकी जिसका नाम है रियाज नायकू, यह किस आतंकवादी संगठन से संबंधित था? तो ये संबंधित था हिजबुल मुजाहिदीन से। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस तो ये कब होता है? ये होता है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर ईवर। और अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक भी जारी किया गया है जिसमें भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान था इसमें 144वां। कैरियर बैक टू वुमेन ये पहल जारी की गई IIT मद्रास के द्वारा।
मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो जीएसटी की दर है ये पहले थी 12%, अब इसे बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। और जो हमारी माचिस थी यानी कि मैच बॉक्स, इसके ऊपर भी जीएसटी की दर 12% निर्धारित किया गया है। तीसरे वर्ल्ड इज वन न्यूज़ का जो वैश्विक सम्मेलन था, इसका आयोजन किया गया दुबई में। कहाँ पर? दुबई में इसका आयोजन किया गया। चलिए अब आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, शरद कमल किस खेल से संबंधित है और इनका राज्य कौन सा है? कोविड-19 के पेशेंट जीरो कौन थी? बायो एशिया 2020 का विषय क्या रहा? काशी महाकाल एक्सप्रेस किस शहर से किस शहर तक चलती है? और IOCL के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।